दोस्तों वेलकम टू गूफी मेडिक्स। आज की वीडियो का टाइटल है रीडिंग अ चेस्ट एक्सरे। इस वीडियो का एम है कि हम बेसिक अप्रोच करेंगे चेस्ट एक्सरे की तरफ। यानी कि एक चेस्ट एक्सरे अगर हमारे सामने आता है तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो नोटिस करने होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को देखना होता है और कौन कौन सी अबनॉर्मैलिटीज़ हैं जो हम थोड़ा बहुत डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरेज जो हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं डायग्नोसिस के एतबार से। ठीक है, इसके लिए अगर आप डायग्नोस्टिकली एक्सपर्ट होना चाहते हैं एक्सरे के, तो उसके लिए आपको बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर है। आपको बहुत सारे एक्सरेज अपनी नज़र से गुजारने होंगे। जब आप उसको नॉर्मल से कंपैरिजन करेंगे तब जाकर आप काफ़ी अच्छे से डायग्नोस्टिकली जो है ना वो एक्सपर्टाइज हो सकते हैं एक्सरेज में। इस वीडियो के बाद आई होप हमारा जो है वो बेसिक अप्रोच क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मली हमने एक एक्सरे में देखना क्या होता है बेसिकली। उसके लिए जो है हमें चाहिए होता है कि हमारे पास बेसिक नॉलेज हो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि नॉर्मली हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अब किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, हम अबनॉर्मैलिटी को जो है वो जज नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरे क्या होता है। तो दोस्तों एक्सरे सिंपली फोटोग्राफ है जो हमने हाई एनर्जी फोटोन्स के ज़रिए जो है ना वो लिए। जब भी ये हाई एनर्जी फोटोन्स हमारी बॉडी से पेनिट्रेट करेंगे तो हमारी बॉडी का एक इमेज बना देंगे सामने रखी गई स्क्रीन पर। इसे सादा अल्फाज में हम कहते हैं एक्सरे, जो कि लेमन लैंग्वेज में आपको कहेंगे जी मैं एक्सरे करा के आया हूँ। उसका मतलब होता है ये पिक्चर, ये फोटोग्राफ। जैसे विजिबल लाइट कैमरा जो होते हैं वैसे ही ये भी होता है, लेकिन जो एक्स रेज हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती डेंसर मटेरियल से। डेंसर मटेरियल्स उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं और लाइटर मटेरियल से वो पेनिट्रेट कर जाती है। अब ये बात करने का यहाँ पे तो क्या बनता है वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। सब्र और तहम्मुल के साथ वीडियो को देखते हैं। तो जी ये जब हमारा फ़ोटोग्राफ हमने ले ली, इसको हम कहते हैं जी कन्वेंशनल एक्सरे, जो कि कुछ इस तरह का नज़र आता है, जिसमें हमारे पास आपको कुछ एरियाज़ ब्लैक एंड वाइट एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल एक्सरे का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि अब डिजिटल एक्सरेज भी अवेलेबल होते हैं। तो इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए ये है कन्वेंशनल जो हम यूज़ करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा एक डार्क एरिया, जो डार्केस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, इन दिस केस लंग्स, जिसको मैंने हाईलाइट किया। दूसरे हमारे पास होते हैं लाइट पार्ट्स, ठीक है, जो कि हमारे पास बोन्स होती हैं बेसिकली। इस केस में क्लैविकल है, हमें एक चेस्ट एक्सरे में वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, क्लैविकल मिलेगी, हमें जो है वो रिब्स देखने को मिलेंगे, बहुत सी बोन्स देखने को मिलेंगी और सॉफ्ट टिश्यूज़ भी। तो हमने उसको जज करना होता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक चीज़ अभी तक हमने यहाँ तक देखा कि दो तरह की हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। एक हमें जो है डार्क एरियाज़ नज़र आएंगे एक्सरे में, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, और वाइट एरियाज़ लाइट पार्ट्स नज़र आएंगे, वो बोन्स होती हैं। अब एक्सरे को अप्रोच करने के लिए हमारा जो सिंपल निमोनिक है वो है फर्स्ट 7 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ABCDEFG, इसी को लेकर हमने चलना है और हमारा जो है एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखते हैं जी एक्सरे काम कैसे करते हैं। हम सबको एक्सरे देखना तो आता है, हम सब उसको पकड़ के ये भी बता सकते हैं जी ये AP है, ये चेस्ट एक्सरे है, ये बोन का एक्सरे, किस चीज़ का एक्सरे है। लेकिन हम में से मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स को ये ही नहीं पता होता कि एक्सरे काम कैसे करता है। ठीक है, तो अगर आपको रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपको मेरी तरह चुल मची रहती है कि हर चीज़ पता होनी ही चाहिए, तो फिर ये सेगमेंट ज़रूर देखें। अब स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी से। तो सर विलियम रॉन्जन ने इसको 1985 में डिस्कवर किया था। बहुत औखा नाम है, मुझे पता मैंने कैसे प्रोनाउंस किया। तो जी सर रॉन्जन सर अपनी लैब में एक दिन बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे कि उस टाइम पे मोस्टली साइंटिस्ट कर रहे थे, एक ग्लास ट्यूब के साथ। एक फैंसी ग्लास ट्यूब जिसने सारे साइंटिस्ट को जो है ना दीवाना करके रखा था उस टाइम पे। हर कोई रेस को जो है वो डिस्कवर करना चाहता था, जैसे कि हमारे बोहर भाई साहब ने भी किया। तो रंजन सर ने क्या किया कि वो बैठे हुए ग्लास ट्यूब के साथ, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके सामने रखी गई जो एक स्क्रीन थी, उन्होंने एक स्क्रीन रखी हुई, वो अचानक से ग्रीन हो गई। वो काफ़ी हैरान हुए क्योंकि उन्होंने जो हम उनका ग्लास ट्यूब था ना जिससे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें उसके सामने उन्होंने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था ताकि वो जो रेज़ हैं, जो भी उसमें रेज़ प्रोड्यूस हों, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकें। लेकिन फिर ये कौन सी रेज़ हैं जो कार्डबोर्ड को पेनिट्रेट करके स्क्रीन को ग्रीन कर रही थी? उन लोगों को उस वक़्त ये रेस का कुछ पता नहीं था, अननोन थी, तो उन्होंने उसको एक्स रेस नाम दे दिया। और वो एक्स रेस नाम इतना मशहूर हुआ कि बाद में उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको रॉन्जन रेस कह दिया जाए। उन्होंने इसका नाम रॉन्जन रेस भी रखा, लेकिन एक्स से पीछा नहीं छुड़ा सके। तो इस तरह से हुई डिस्कवरी। मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, पता चल गया कोई ना कोई रेज़ हैं जो कि एक्स रेज़ हैं। लेकिन ये क्या करती हैं, हमारे किस काम की है, इसके से क्या हो सकता है? इसको करने के लिए सर के दिमाग में एक और फैंटास्टिक आइडिया आया। सर ने क्या किया,
वो जो उनका सोर्स था और जो स्क्रीन थी उसके बीच में अपना हाथ रख दिया। और जैसे ही उन्होंने ये रखा, उन्होंने देखा कि सामने स्क्रीन पर उनके हाथ की एक इमेज बन गई है, यानी कि उनकी बोन्स की एक इमेज बन गई है। और इस तरह से मिला हमें हमारा डायग्नोस्टिक बैकबोन यानी कि एक्सरेज। अब बेसिकली एक्सरे है क्या? एक्सरे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। हमारे पूरा यूनिवर्स जो है वो एनर्जी के ऊपर ही बेस कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। सारा मैटर जो है वो एक्चुअली में एनर्जी ही है, ठीक है। अब जो एनर्जी हम देख सकते हैं, जो हमें विजिबल है, वो है विजिबल लाइट, ठीक है। गामा रेज से अगर हम रेडियो वेव्स की तरफ जाएं तो हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो एक बेसिक रूल ये भी है कि जो रेज हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उनकी एनर्जी कम होती है। और जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ बेसिकली होती है दो कंसेक्टिव क्रेस्टल ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होता है वो होती है हमारे पास वेवलेंथ। अब बेसिकली होता क्या है, एक एक्सरे मिशन के अंदर एक्सरे इमिट कैसे हुई है, कैसे रिलीज़ हो रही है। तो अगर हम सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करें तो ये एक एटम है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो शेल में घूम रहे होते हैं। ये शेल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स। हाई एनर्जी लेवल जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। जो न्यूक्लियस के करीब है उसका एनर्जी लेवल कम है, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से, तो उसको मूव कराना उस शेल से थोड़ा मुश्किल होता है। अब एक सिंपल रूल हमने 12th में सबने पढ़ा होगा कि जी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो उसे एनर्जी अब्जॉर्ब करनी होगी, और अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के शेल में आना चाहता है तो उसे एनर्जी रिलीज़ करनी होगी। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास इन दोनों शेल के एनर्जी डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या, हम एमिट करेंगे एक ऐसा मटेरियल हमें चाहिए जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। लेट्स सपोज हमें ऐसा एक मटेरियल मिल जाता है, वो है टंगस्टन, ठीक है, या कोई भी ऐसा हैवी मटेरियल है, ठीक है। अभी इसके लिए हम ये यहाँ तक रखते हैं। अब उसमें हम एक फोटोन लेकर आएंगे, ठीक है, उसको फोटोन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे, वो फोटोन से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और एनर्जी अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को हायर शेल मूव कराएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर शेल में मूव होगा, उसके जो जिस शेल से वो जाएगा वहाँ पे एक वैकेंसी हो जाएगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर शेल्स एनर्जी शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर शफल कर जाएगा, जिससे जो है एनर्जी रिलीज़ होगी। वो इलेक्ट्रॉन हायर से आया इसलिए वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो एनर्जी एक्सरेज की फॉर्म में रिलीज़ होगी। बेसिकली इसी इलेक्ट्रॉन की शफलिंग से हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, और उसे हम कहते हैं जी ये एनर्जी है एक्सरेज, ठीक है। अब एक सिंपल एक्सरे मशीन में हमें देखने को मिलता है एक कैथोड जो कि बेसिकली हीटेड फिलामेंट होता है, ठीक है। एक एनोड जो कि हमारे पास मटेरियल होगा जिसे हम चाहते हैं कि वो एक्सरेज एमिट करे, जिसके लिए मैंने बताया उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि फोटॉन्स जो निकल रहे हैं वो बहुत हीट हो जाती है। अगर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो सारा का सारा जो हमारा एनोड है वो तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टंगस्टन जो है वो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें से इसको कवर किया होता है ग्लास ट्यूब के साथ एक वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। यहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं और एनोड पे जाके लगते हैं, और फिर एनर्जी इमिशन होती है। इसका वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज डिफरेंस, वो भी काफ़ी हाई होता है ताकि हमारे पास हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो इमिट हो सकें। अब बेसिकली जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं इस तरह से हम खड़े होते हैं, ये S4 सोर्स है जहाँ से वो एक्सरेज की बीम जो है वो आ रही होती है, और पेशेंट इसको हम इस तरह से खड़ा कर देते हैं। और चिन जो है वो उसकी हम एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर हम कहते हैं अपनी चिन को रेस्ट करें। उसके बाद हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपने एक गहरा सांस लेना है जिससे रिब्स जो है वो आपके रेज हो जाए, और उसको होल्ड करके रखना है, सांस छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं सोर्स में से एक्सरेज निकल रही हैं और बॉडी में से गुजर रही हैं, ये पेनिट्रेशन हो रही है, ठीक है। एयर में भी पेनिट्रेशन है, फिर ये उसके क्लोथ्स में से गुजरेगी, फिर स्किन टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट में से गुजरेगी, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो एंड पे जब वो उस प्लेट पे या उस स्क्रीन पे जिस पिक्चर पे आना है वहाँ पे आएगी तो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज से आएगी। रास्ते में क्या, जैसे जस्ट लाइक शेडोइंग ओवर हैंड्स, जैसे हम लाइट के हमारे हाथ पे पड़ती है तो हमारे हाथ का साया बन जाता है ना, तो जो एरिया जिसने लाइट को रोक रखा है, ठीक है, जिसमें से लाइट पास नहीं करी, उसका जो है वो शेडो बन जाता है। इसी तरह का रूल इसका भी है इंटेंसिटी का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमें एक स्केल इमेज मिलता है जहाँ से वो बिल्कुल ही अब्जॉर्ब नहीं हो रही, बिल्कुल इजीली पेनिट्रेट करी है, वो है एयर। एयर बिल्कुल ब्लैक में मिलेगी साइड पे, ठीक है।
फिर आते हैं हमारे पास फैट टिश्यूज़, वो थोड़े से लेस ब्लैक होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़। सॉफ्ट टिश्यूज़ में हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबके इलेक्ट्रॉन्स इतने कम हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि फोटोन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स की शफलिंग होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी और फिर ही वो उसको अब्जॉर्ब करेगा। इनके सबके शेल्स में इतनी वैकेंसी होती ही नहीं कि वो किसी को और इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करें। इसीलिए हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो हमें जो है ना वो डार्केस्ट से नज़र आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास बोन्स। बोन्स में हमारे पास होता है कैल्शियम। कैल्शियम में काफ़ी एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो वो काफ़ी अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो हमें ग्रेइश या वाइटिश सा नज़र आता है। लेकिन फिर हमारे पास मेटल्स आते हैं और मेटल्स जो है वो सबसे ज़्यादा उनका एटॉमिक नंबर बहुत ही हाई होता है। बेसिकली जो हमारे पास जो हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल ही हमें वाइट नज़र आएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे ABCDEFG पे। ए फॉर असेसमेंट है। असेसमेंट सबसे पहले हमारे पास आती है दो तरह की, क्लिनिकल असेसमेंट है और एक इमेज क्वालिटी की असेसमेंट है। सबसे पहले हमने पेशेंट की एक्सरे लेते वक्त असेसमेंट करनी होती है एक, ठीक है। अभी हम एक्सरेस उसका देख रहे हैं कि हमें आया है, हम देखेंगे एक्सरे ठीक हुआ भी है कि नहीं, पता चले एक्सरे ठीक ही नहीं है, हम उसे देख के जो है ना अबनॉर्मैलिटी जज कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पेशेंट को असेस करना होता है। हम देखते हैं, हाँ जी, वेरीफाई कर लेते हैं एग्जाम रिकॉर्ड, मतलब हमने डॉक्टर ने ये वाला लिख के एक्सरे दिया था, ये यही वाला एक्सरे करवा के लाया जो मैंने लिख कर दिया था, और उसमें क्या वो सारे स्ट्रक्चर्स विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, उसे हम कहते हैं राइप का रूल, ठीक है। यानी कि आर रोटेशन, आई फॉर इंस्पिरेशन, पी फॉर प्रोजेक्शन एंड एक्स फॉर एक्सपोयर। सबसे पहले हमने देखना होता है एक्सरे में कि पेशेंट ने ज़्यादा एक्सेसिव रोटेशन तो नहीं की हुई। अगर वो बहुत ज़्यादा रोटेट किया होगा, यानी कि एक से दूसरी तरफ उसकी करवट वगैरह होगी, उसकी साइड ठीक नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारा एक्सरे ठीक नहीं आएगा। उसको चेक करने के लिए हम बेसिकली स्पाइनस प्रोसेस जो होती है ना वर्टिब्रा का, उसको देखते हैं कि उसकी अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम क्लेविकल का लेवल देखते हैं, वो भी सही होना चाहिए। क्लेविकल और जो हमारी स्पाइनस प्रोसेस है वर्टिब्रे की, इसको हम देखते हैं कि ये हमारा जो है ना वो लैंडमार्क होता है कि ये ठीक आना चाहिए। एक्सेस रोटेशन अगर होगी तो बहुत सारी अबनॉर्मैलिटीज़ हम मिस कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो एक्सरे ठीक नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जब हम गहरा सांस अंदर लेते हैं तो हमारे पास लंग्स जो है वो फुली एक्सपैंड कर जाते हैं। अगर आप एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का डिफरेंस देखें तो उसमें लंग्स फुली एक्सपैंडेड नहीं है। तो इंस्पिरेशन में हमारे पास लंग्स फुली एक्सपैंड होते हैं और हमें सारे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। क्या कौन से स्ट्रक्चर्स, बेसिकली हम रिब्स को देखते हैं। अगर हमें कहना है कि इसका अच्छा इंस्पिरेशन है, ये एक्सरे अच्छे इंस्पिरेशन का है, तो हम देखते हैं कि हमें 5 to 6 एंटीरियर रिब्स हम एटलीस्ट काउंट कर सके और 9 पोस्टीरियर रिब्स तो हम एटलीस्ट काउंट कर सके, तो हम कहेंगे जी गुड एक्स जो है ना इंस्पिरेशन हुई है, हमारे पास स्ट्रक्चर विजिबल है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल वो एंगल है जो रिब्स और डायफ्राम के बीच में बन रहा होता है, ठीक है। एट दी एंड वो साइडवेज जब जाके मिलते हैं, ये यूजुअली शार्प एंगल होता है, ठीक है। ब्लंट हो जाएगा अगर कोई अबनॉर्मैलिटी होगी, तो ये भी हम देखते हैं कि हमें क्लोस्टोफ्रेनिक एंगल जो है वो ठीक से सही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पी फॉर प्रोजेक्शन, मतलब किस व्यू से लिया गया, प्रोजेक्ट किस व्यू से किया गया। हमारे पास तीन ही व्यूज़ होते हैं मोस्ट कॉमनली, AP व्यू, PA व्यू। लेटरल व्यू समटाइम्स हम करवाते हैं, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन होता है, इसलिए मैंने आप लिख दिया है। इसमें जो कन्वेंशनल है ना वो है PA व्यू। AP व्यू होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी कि एंटीरियरली आपका अब बीम जो है, जो हमने पीछे पिक्चर देखी उसमें वो पीछे बैक करके खड़ा था ना, तो एंटीरियर AP व्यू में वो सामने की तरफ को खड़ा होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो ऐसे आपने सीधा उसको करवाया होता है और रेज आ रही होती हैं। PA व्यू होता है पोस्टीरियर एंटीरियर, मतलब वो जो हमने पिक्चर पीछे देखी उस तरह से पेशेंट खड़ा होता है और बैक से एंटीरियर का व्यू आता है, ठीक है, कुछ इस तरह का। अगर हम PA व्यू को देखें, यानी कि पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू को देखें, तो हमें क्लैविकल जो है वो थोड़ी इंक्लाइन मिलेगी, क्योंकि हमने उसे आगे की तरफ यूँ प्रोट्रूशन करवाई होती है। हमने उसे कहा था कि आपने आगे की तरफ प्रोट्रूट करना है, और स्कैपुला को हमने थोड़ा सा ऐसे किया होता है कि वो थोड़ा साइड वाइज डेविएट हो और हमें अच्छी सी एक इमेज मिले। तो स्कैपुला आपको साइड वाइज मिलेंगे, ठीक है। जबकि हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो हमें क्लैविकल बिल्कुल एपिक्स ऑफ लंग फील्ड पे देखने को मिलेगा। क्लैविकल सीधा होगा, ठीक है, और जो हमारा स्कैपुला है ना वो विद इन लंग फील्ड हमें नज़र आएगा। अगर आप इसमें गौर से देखें तो आपको स्कैपुला लंग फील्ड के आर पार नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एक्स फॉर एक्सपोयर है, सॉरी ई फॉर एक्सपोयर है। तो एक्सपोयर का मतलब ये है कि आपके पास जो एक्सरे फिल्म आई है, जो वो पेशेंट लेकर आया है, वो ज़्यादा डार्क ना हो और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो,
ठीक है। ये दोनों चीज़ों में हमें डिफरेंशिएट करने में फ़र्क जो है ना वो फिर मसला हो जाता है, आप डिज़ीज़ को अच्छे से देख नहीं पाते। तो ये एक एपी और पीए व्यू का एक डिफरेंस है। देख लेते हैं पीए व्यू का डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया स्कैपुला साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा हो साइडवेज है, ठीक है। और जो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है स्कैपुला इनसाइड द लंग फील्ड है। जो लंग फील्ड कहते हैं जितना भी एरिया लंग्स ने कवर किया होता है ना उसको हम लंग फील्ड कहते हैं। बेसिकली हम लंग्स को लोब्स में जो है ना डिवाइड किया होता है, लेकिन एक्सरे पे चेस्ट एक्सरे में हमने लंग्स को डिफरेंट जोन्स में भी डिवाइड किया होता है। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ना उसको हम कहते हैं एपिक्स, जो बिल्कुल क्लेविकल के पास है, तो वो होता है हमारा एपिक्स। ये हो गया। साथ में हमने देखना होता है ए फॉर एयरवेज। अब हम क्लिनिकल असेसमेंट की तरफ आते हैं। राइप का रूल जो है वो अभी तक हमने इमेज को असेस किया है। अभी तक हम देख रहे थे कि इमेज कैसी है, जो एक्सरे हमारे पास आया है वो कैसा है, उसके लिए हमारे पास राइप का रूल हमने देखा। रोटेशन एक्सिस तो नहीं हुई हुई, प्रोजेक्शन कौन सी है, एपी व्यू है, पीए व्यू है, लेटरल व्यू है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इंस्पिरेशन अच्छी है कि नहीं, उसने ठीक से इंस्पायर किया हुआ है कि नहीं, एक्सपोजर चेक किया, ये सब हमने उसका चेक कर लिया। अब हम क्लिनिकल असेसमेंट की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर एयरवेज, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ठीक है, जो हमारे ब्रोंकस हैं। सबसे पहले ट्रैकिया आ रही है जो मेन है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लेफ्ट में जा रही है एक राइट में जा रही है, और जहाँ से ये बाइफरकेट हो रही है उसे हम कहते हैं करीना, ठीक है। जो राइट वाली होती है वो थोड़ी सी ज़रा सीधी आ रही होगी, और जो लेफ्ट है वो थोड़ा यूं करके जा रही है बिकॉज ऑफ द अयोटा एंड दी हार्ट। अब अगर एयरवेज बेंट है तो इसका मतलब है कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटीज़ है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट लंग की अबनॉर्मेलिटी शो हो रही है। लेफ़्ट लंग का जो लोअर लोब है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, जिसकी वजह से मे बी उसमें कोई फ्लूइड एफ्यूजन है, जिसकी वजह से जो ट्रैकिया है वो राइट साइड पे थोड़ी सी बेंड हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कोई मैस हो, क्योंकि इसका एक्सपोजर बहुत वाइट है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एक्सपोजर जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये एक्सरे। इसमें भी हमारे पास जो है वो ये हमारा एपी व्यू ही है, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्कैपुला, ठीक है। और इसमें भी ट्रैकिया हमारा बिल्कुल हमारा सीधा नहीं है, थोड़ा साइडवेज बेंड हुआ हुआ है, ये ज़्यादा सही विजिबल है। राइट लंग न्यूमोथोरिक्स की एग्जांपल है, जिसमें राइट लंग में न्यूमोथोरिक्स की वजह से, मतलब एयर ट्रैपिंग होने की वजह से हमें क्या हो रहा है, ट्रैकिया जो है वो लेफ़्ट साइड पे डेविएट हो गया है थोड़ा, तो ये भी हम देख सकते हैं। अब ये न्यूमोथोरिक्स है या ये क्या डिजीज़ है या ये कोई मैस है या नहीं, उसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए डायग्नोस्टिक एक्सपर्टीज़ के लिए मैंने आपको बताया क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उससे जब हम क्योंकि हर पेशेंट में, हर एक्सरे फिल्म में जो है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है अबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं, और बहुत सारी अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको कवर करना या इस तरह वर्चुअली सीखना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए हमें एक्सरेज को कंपेयर करना होता है, नॉर्मल और जो डेविएशन है। न्यूमोथोरिक्स के ही आपको बहुत सारे एक्सरेज मिलेंगे, फीमेल्स के अलग होंगे, चिल्ड्रन के अलग होंगे, मेल्स के, अडल्ट्स के, ओल्डर पीपल के अलग होंगे स्ट्रक्चर्स, तो उसके लिए हमें जो है वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बैक टू दी टॉपिक, जो राइट लंग न्यूमोथोरिक्स एग्जांपल है, इसमें जस्ट हमने देखना है कि ट्रैक किया। सबसे पहले हमने देखना है एयरवेज, ए फॉर एयरवेज। एयरवेज हमने देख लिया, हमें थोड़ा डेविएट लग रहा है, किस साइड पे डेविएट है, हम बस ये कह देंगे जी ये हमें राइट साइड पे डेविएट लग रहा है। अगर आपका वाइवा वगैरह है या कोई आपको प्रेजेंट करना है या आपके सुपरवाइज़र को बताना है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा डायग्नोसिस दो, आपने जस्ट उससे बताना है कि इसमें एयरवे मुझे थोड़ा जो है ना, मुझे ट्रैकिया बेंड लग रहा है टुवर्ड्स दी, डेविएट लग रहा है टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, मे बी ड्यू टू सम एयर ट्रैपिंग ऑफ राइट लंग और ड्यू टू सम अबनॉर्मैलिटी ऑफ राइट लंग, ठीक है। इतना भी आप कहेंगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट बी फॉर बोन्स। अब हमें कौन कौन सी बोन्स देखने को मिलेंगी, क्लैविकल, रिब, हमने देखने कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर हमें कोई फ्रैक्चर सस्पेक्ट हो रहा है तो हम उसको बता देंगे, सिंपली बोन्स में ही है। दूसरा बी फॉर बॉडी वॉल्स है, ठीक है। बी इज़ ऑल्सो फॉर बॉडी वॉल्स। सॉफ्ट टिश्यू आउटसाइड दी चेस्ट हमने वो देखने होते हैं, चेक ये हमने देखना होता है स्वेलिंग और कोई मैस तो नहीं है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ जो है बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज नज़र आ रहे हैं साइड पे, ये पूरी चेस्ट वॉल हो गई, ठीक है। चेस्ट के आउटसाइड हमें कोई जो है वो मिल रहा है मैस। अगर इस तरह का कोई हार्ड मैस या स्वेलिंग हमें नज़र आ रही है, ब्लॉटिंग हुई हुई है, ब्लॉचिंग हुई हुई है, डॉट्स हैं, तो उसको हमने जो है आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा ये सी फॉर हम देखते हैं कार्डियक आउटलाइन और साइज़, ठीक है। बेसिकली जो हमारा हार्ट है ये कुछ इस तरह का हमें आउटलाइन मिलेगा। ये हमारा एट्रियल अपेंडेज होता है, यानी कि एट्रियम जो कि साइड पे, इस साइड पे होता है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। और ऊपर जो है वो हमारी ग्रेट वेसल्स होती हैं, ठीक है।
हार्ट का ये है। नॉर्मल साइज़ हार्ट का क्या होता है, जो ये एक डायफ्राम से दूसरे डायफ्राम का पूरा है ना डिस्टेंस, उसका 50%, ठीक है, 50% नॉर्मल होता है, तो वो हार्ट साइज़ है। अगर इससे ज़्यादा होता है या इससे कम है तो इसका मतलब अबनॉर्मैलिटीज़ है। कार्डियोमेगाली मतलब इंक्रीज हार्ट साइज़, ये देखने को मिल जाएगा इसमें आपको। आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं ना, आप देख रहे हो कि इस जो एक कोस्टल जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, दूसरे कोस्टोफ्रेनिक एंगल तक हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका 50, उसका आधा जो है वो हार्ट का साइज़ होना चाहिए। लेकिन अगर वो उससे बड़ा लग रहा है उसके कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई अबनॉर्मैलिटी है, हार्ट अबनॉर्मैलिटी। ये हमें एक और एक पिक्चर है जिसमें हमें राइट एट्रियम नज़र आएगा, उसके हमने पार्ट्स बना दिए कि इस तरह से। ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आप उसको पूरा कर सकते हो कि अच्छा ये राइट एट्रियम है या वेंट्रिकल है। तो ज़्यादा आपने याद रखना है कि अयोटा और सुपीरियर वेना कैवास जो हैं वो उसको जो है ना आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन राइट एट्रियम तो आपको पता है, ये इस तरफ से जो बल्ज बन रहा है हमारे पास, ये इस तरह करके, तो ये तो हमें पता चल जी ये हमारे पास राइट एट्रियम है, और ये वाला लेफ्ट जो है वो वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया डी डी फॉर डायफ्राम। हमने डायफ्राम देखना है, सिमेट्री चेक करनी है सबसे पहले कि डायफ्राम में सिमेट्री है कि नहीं। और अगर सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ जिस साइड पे सिमेट्री नहीं है उस साइड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा, सबसे पहले हमने एयरवे चेक किया। एयरवे जो है वो बिल्कुल सी ट्रैकिया किसी तरफ डेविएट या बेंट तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। हमने बोन्स देखी, बॉडी मास देखा, कार्डियक साइज देखा, आउटलाइन देखी कि उसकी सारे वेंट्रिकल्स वगैरह सब ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम डायफ्राम पे अब आ गए। डायफ्राम को देखना होता है हमने कोस्टोफ्रेनिक एंगल ज़रूर देखना होता है। ये साइडवेज में आपको अच्छा सा नज़र आ रहा है, ये पोस्टीरियर एक एंगल है और एक है एंटीरियर कोस्टोफ्रेनिक एंगल। इन दोनों के बीच का अगर हम ऐसे इंक्लाइन सीधी लाइन लगाएं तो वो ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर आता है, ये डिस्टेंस जो बनता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बिल्कुल आपको फ्लैट मिल रहा है, ये लैटरल व्यू में बहुत सही पहचाना जाता है। अगर आपको ये ऐसे फ्रंट व्यू में जो हमारा इंटीरियर व्यू है उसमें इतना क्लियर नहीं होता, तो लैटरल एक्सरेस करवाते हैं और फिर हम देखते हैं ये जो एंगल्स हैं ये अगर हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर जितने ही हैं, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर से कम है, मतलब फ्लैट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि जी ये भी अबनॉर्मैलिटी है, कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी अंदर चल रही है। तो ये देखना होता है हमने सबसे पहले डायफ्राम। अब E4 हमारे पास आ जाता है इफ्यूजन्स। प्लूरा, प्लूरा कभी भी आपको ना ऐसे विजिबल नहीं मिलेगा, प्लूरा विजिबल होता नहीं है। लेकिन प्लूरा कब विजिबल होगा, जब उसमें कोई इफ्यूजन हुआ हुआ है, मतलब उसमें कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन है या ब्लीडिंग हुई हुई है, तब आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे कोई मैस है या फ्लूइड है, फ्लूइड यहाँ एक्यूमुलेट हो गया लेफ्ट लंग में, ठीक है, लेफ्ट लंग के लोअर लोब में हमारे पास एक्यूमुलेट हो गया फ्लूइड, जिसकी वजह से हमारा जो एंगल है, जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, वो ब्लंट हुआ हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये मैस है या फ्लूइड है, जो हमने ग्रे स्केलिंग पढ़ी थी ना, उसी से हम पता कर सकते हैं कि क्या डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है जिसमें से ऐसे आती है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो इतना अब्जॉर्ब नहीं करते, वो डार्क एरिया शो करते हैं। जो लाइट पार्ट शो करते हैं वो डेंस जो होते हैं ना, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो वाले मटीरियल होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक्सरे आ जाता है इस तरह का, जिसमें हमें ये ऐसे मिल रहा है कोस्टोफ्रेनिक एंगल बिल्कुल ब्लंट हुआ हुआ, तो हम कह सकते हैं। और वाइटस मटेरियल, एम्फीसीमा में भी ऐसा होता है, हमारे पास इस तरह का कुछ देखने को हमें मिलता है। तो इफ्यूजन अगर हुआ है कोई, तो हमने उसको चेकआउट करना होता है। उसके बाद हमारे पास है लंग फील्ड्स, F4 फील्ड्स। लंग की फील्ड्स देखनी होती हैं हमने, सिमेट्री होनी चाहिए, कोई हेजीनेस नहीं होना चाहिए, ना कोई वाइट डॉट हो, ना कोई इसमें ना ब्लॉचेज हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें एक इस लंग फील्ड होते हैं पूरे लंग का जितना भी एरिया उसने कवर किया हुआ है ना वो। अब जैसे हमें यहाँ पे लोअर लोब में, एक लेफ़्ट लोअर लोब में हमें नज़र आ रहा है एक डॉट सा, ये वाइट डॉट सा, इसका मतलब है ये डेंस है। तो ये कोई नोडुलर सा मैस हो सकता है इन द इंफीरियर लैटरल एंड एंटीरियर लेफ्ट लंग। अगर हम इसको इस तरह डायग्रामेटिक करें तो ये यहाँ इनमें से दोनों एरिया में से किसी एक जगह में ये मैस प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम मैंने आपको शुरू में बताया लंग्स को हम डिवाइड करते हैं जोन्स में, तो उससे हमें डायग्नोस्टिक जो है ना वो आसान हो जाता है डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा ये इधर पड़ा हुआ है लोअर लंग में, ठीक है, इन्फीरियर, लैटरल एंड इंटीरियर लेफ्ट लंग, ठीक है। इसको हम इस तरह से लोकेट करते हैं। अगेन इसके लिए आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तभी आप जाकर उसको अच्छे से कर सकते हो।
अब आ जाता है जी फॉर है ग्रेट वेसल्स। अब हमने देखनी है हार्ट की कुछ ग्रेट वेसल्स, क्योंकि हार्ट पड़ा है तो हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा होगा, अयोटिक आर्च होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, इंफीरियर वेना कैवा होगा, डिसेंडिंग अयोटा, असेंडिंग अयोटा। डिसेंडिंग अयोटा और को जो है ना और इंफीरियर वेना कैवा को स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ सुपीरियर वेना कैवा, असेंडिंग अयोटा, अयोटिक आर्च और पल्मोनरी आर्टरी आर मच ईजियर टू आइडेंटिफाई। जैसे कि ये है, ये रहा हमारे पास अयोटिक आर्च, ये हम देख रहे हैं, ये हमारे पास अयोटिक आर्च आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा है, ये है असेंडिंग अयोटा। और ये इस तरह का जो ये टिल्ट सा यूँ बना हुआ है ना, टिल्ट के बिल्कुल साथ हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा होगी, यानी कि राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल साथ। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। और ये हमारा एट्रियल अपेंडेज। एट्रियल अपेंडेज मतलब जहाँ पे एट्रियम्स पड़े होते हैं, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी उन्हें, हार्ट 3 डायमेंशनल है ना, एक 3D स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से इस तरह से उसका इमेज आता है कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। और एक पॉइंट जो मैं एक्सपोजर में बताना भूल गई कि गुड एक्सपोजर एक्सरे वो भी होता है जिसमें हमें पीछे वर्टिब्रास जो है वो सही विजिबल हो रही हूँ, ठीक है, तो उसको भी हम कहते हैं कि एक गुड एक्सपोजर है। अब ये AP व्यू है या PA व्यू है, क्या आपको ये स्कैपुलास नज़र आ रही हैं, ये साइड पे हैं, और ये रही क्लेविकल की इंक्लाइनेशन। इसका मतलब है ये कौन सा है, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू है, ठीक है, एक्सरे का। तो इस तरह से हमने जज करना होता है। जैसे ये भी एक और फर्दर इजी करने के लिए है कि आपको नज़र आ जाए ये यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा है, या अयोटिक आर्च, असेंडिंग अयोटा और सारी वेसल्स। अब हम एक रिवाइज़ कर लेते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में असेसमेंट पढ़ी। सबसे पहले हमने असेसमेंट का रूल देखा कि हमने पिक्चर की असेसमेंट करनी है, उसमें हमने देखा रोटेशन, हम देखते हैं इंस्पिरेशन अच्छी है कि नहीं, प्रोजेक्शन कौन सी है, एपी व्यू है, पीए व्यू है, क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपोजर, कि उसका एक्सपोजर कितना अच्छा है, हमें जो है वो सारे स्ट्रक्चर्स ठीक से नज़र आ रहे हैं, फिल्म बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है। उसके बाद हम आए एयरवेज़ के ऊपर, ठीक है, ए फॉर एयरवेज़ था। फिर हमने देखा बी फॉर बोन्स और बॉडी वॉल। हमने देखा बोन्स में कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, बॉडी वॉल्स में कोई मैस या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं हमें मिल रही, ठीक है। सी फॉर हमने देखा कार्डियक आउटलाइन, कि उसकी कार्डियोमेगाली तो नहीं हुई हुई, हार्ट में कोई और अबनॉर्मैलिटी। देख, हार्ट की कोई और अबनॉर्मैलिटी जो है ना वो ECG के साथ ही रिलेटेबल होती है। एक्सरे में आपको हार्ट का साइज़ और उसकी आउटलाइन ही कुछ बता सकती है, और हार्ट में क्या अबनॉर्मैलिटी चल रही है वो ECG के बगैर बताना नामुमकिन होता है। उसके बाद डायफ्राम की सिमेट्री देखनी है, ये एक इस तरह का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो उसी तरह होना चाहिए। क्रोस्टोफ्रेनिक एंगल्स अगेन शार्प होने चाहिए। अगर ब्लंट है या उसमें सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब है ज़रूर कोई ना कोई जो है अबनॉर्मैलिटी है। उसके बाद हम इफ्यूएंस देखते हैं। प्लूरा मैंने आपको बताया, प्लूरा क्या होता है, वो जो लंग्स की साइड वाइज लाइनिंग होती है उसे प्लूरा कहते हैं। तो प्लूरा विजिबल नहीं होता नॉर्मल एक्सरेज। अगर आपको प्लूरा मतलब साइड पे वाइटेस्ट किस्म का वो आउटलाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है प्लूरा में कोई इफ्यूजन हुआ है या कोई ब्लीडिंग, कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है जिसकी वजह से वो विजिबल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने लंग फील्ड्स को देखना होता है। हम देखते हैं कि लंग प्रॉपर्ली इन्फ्लेट हुआ है, हमें हमें सही से नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर उसमें कोई हेजीनेस तो नहीं है, मतलब उसमें कोई वाइटेस्ट मटेरियल तो नहीं है, कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन हमें मिले, कोई डॉट्स मिल जाएं, कोई नो मैस मिल रहा है, ठीक है, डॉट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब कोई वाइट डॉट है, इसका मतलब कोई मैस उसमें है, ठीक है। और जी फॉर फिर हमने देखा ग्रेट वेसल्स, और ग्रेट वेसल्स में सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन लिम्फ और वेसल्स, लिम्फ नोड्स भी हमने देखने होते हैं वो। अब हम इस एक्सरे को देख लेते हैं। सबसे पहले ये कौन सा व्यू है हमारे पास, ये फिर हमारे पास PA व्यू ही है। हम देख रहे हैं इंक्लाइनेशन हुई हुई है हमारे पास, ये रही हमारे पास इंक्लाइनेशन है क्लेविकल की, और ये रहा हमारा स्कैपुला बिल्कुल साइड में पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारे पास एक एक्सरे आ गया, हमें दिया गया है कि जी इसको हमारा लेट्स सपोज कोई सुपरविजन है या वाइवा व्हाट्सएवर इट इज़, तो हमें ये एक्सरे दिया गया। सबसे पहले हमने देखा, हमने क्या दिया जी राइप के अकॉर्डिंग, हाँ इसमें इंस्पिरेशन अच्छी हुई हुई है। मैं कितने रिब्स काउंट कर सकती हूँ, आई कैन काउंट 9 ऑफ दी पोस्टीरियर रिब्स, एंड मुझे तो सिर्फ 5 ही काउंट किए जा रहे हैं एंटीरियरली, बिकॉज ये थोड़ा मोबाइल स्क्रीन का भी इशू होता है। तो रियल में जब आपने इन हैंड पकड़ा होता है तो वो ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अच्छा है, और एक्सपैंड लंग्स जो है वो एक्सपैंड भी सही हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, अब मैं आऊँगी एयरवेज पे, सबसे पहले मैं देख रही हूँ एयरवे, तो ये मुझे ट्रैकिया थोड़ा बेंड नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है,
थोड़ा डेविएट है लेफ़्ट साइड की तरफ। अब मे बी ये पेशेंट है, इनको कोई एनजी ट्यूब वगैरह इस तरह का तो नहीं है। दूसरा, अगर हम ये स्पाइनस प्रोसेस को देखें तो ये भी हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अलाइनमेंट भी सही है। ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है। लेकिन हम इसको उसी तरह से रखते हैं जो हम कर रहे थे। A4 हमने एयरवेज देख लिया। B4 अब हम बॉडी वॉल्स देख रहे हैं। साइड पे मुझे कोई एफ्यूजन वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा, बॉडी वॉल्स क्लियर हैं। बोन्स में कोई भी जो है वो डिफेक्ट नहीं है, ना कोई फ्रैक्चर वगैरह, सब ठीक है। अब कार्डिक आउटलाइन की तरफ हम आ रहे हैं। ये रहा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहे एट्रियल अपेंडेजेस। अब इसका एक्सपोजर ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटिश है, इसलिए हमें इसको जो है ना वो अयोटा को और ग्रेट वेसल्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये यहीं पे इस तरह करके ही होता है, ठीक है। इसका एक्सपोजर इतना सही नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ लिम्फ जो है वो नोड्स मुझे नज़र आ रहे हैं इस एक्सरे में, कि यहाँ पे जो राइट लंग है उसमें हमारे पास कुछ डॉट्स हैं, वाइट डॉट्स हैं। इसका मतलब इसमें कुछ इफ्यूजन है, या मे बी इट्स अ मैस, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अब्नॉर्मैलिटी को सही डायग्नोसिस करने के लिए हमें अगेन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बेसिकली अगर हमारे पास ये एक्सरे आया है, सबसे पहले मैंने इसमें देखा कि एयरवेज कैसी हैं, ठीक है। एयरवे बैंड तो नहीं है, मुझे चेक किया, थोड़ा सा बैंड लग रहा है साइडवेज को, ठीक है, लेफ़्ट साइड को। दूसरा मैंने उसमें जो है वो देखा कि बोन्स की अलाइनमेंट ठीक है, बाकी सारी बोन्स कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, और बॉडी वॉल्स में भी कोई फ्यूजन, कोई मैस स्वेलिंग वगैरह मुझे ऐसा सच नहीं मिल रही। फिर मैं देख रही हूँ कार्डिक साइज़, जो कि ये नॉर्मल है, तो इसमें कोई कार्डियोमेगैली भी नहीं है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। अगर हम इनका साइज़ देखें रिब्स का, क्लॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल्स इतने विजिबल नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है ना, जो पेशेंट में आई थिंक रोटेशन है, जिसकी वजह से वो ठीक से एक्सरे करवा नहीं पाया। मे बी ये पेशेंट जो है वो एक एल्डर है और काफ़ी ओबीस भी हैं, जिसकी वजह से पिक्चर इतनी क्लियर एक्सरे की नहीं आई, ठीक है। कार्डिक साइज़ हो गया। डायफ्राम भी इसमें इतना विजिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऊपर करके लिया गया है एक्सरे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्यूजन। फ्लूडा विजिबल नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब फ्यूजन तो नहीं है, लेकिन हाँ एयर ट्रैपिंग हो सकती है इसमें कहीं, जैसे एम्फीसीमा टाइप का कुछ होता है ना, उस तरह से हो सकता है। तो ये था बेसिक हमारा अप्रोच। हमने देख लिया फ्यूजन को भी, फील्ड्स को देख लिया। लंग फील्ड, हाँ ये एपिक्स है, ये लोअर लंग है, लंग फील्ड ठीक है, ऐसे कोई ऐसा सच अबनॉर्मैलिटी नहीं लग रही। लेकिन जो अबनॉर्मैलिटी है वो ये है, ये जो लिम्फ्स है ना, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मे बी कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, या क्या, या फिर ये कोई मैस है, या कोई नोड्यूल्स हैं, व्हाट्सएवर कोई चीज़ है, लेकिन गड़बड़ है राइट लंग में, कुछ अबनॉर्मैलिटी सस्पेक्ट की जा सकती है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया हो कि हमने एक्सरे को किस तरह से जो है वो अप्रोच करना है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई और आपको समझ आई है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वो जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो एक क्विक सा रिमाइंडर, अगर आपके पास कोई भी एक्सरे आता है, सबसे पहले देखें कि वो एक मेल का है या फीमेल का है, किस एज ग्रुप का है, ओके। उसके बाद राइप के अकॉर्डिंग आपने उसका जो इमेज क्वालिटी है उसको असेस करना है, कि उसकी रोटेशन एक्सेसिव तो नहीं है हमें, ठीक है, हमें उसकी इंस्पिरेशन अच्छी हुई हुई है, लंग एक्सपैंड है, ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है, AP व्यू है, PA व्यू है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही ना कि ये चेस्ट एक्सरे जो है वो AP है या PA है, तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए गए। उसके बाद हमने जो है ना एक्सपोजर वगैरह देख लिया। फिर हमने एयरवेज को ज़रूर देखना है, सबसे पहले आपने ट्रैकिया को देखना है। करीना को जो है ना वो रूल आउट करना थोड़ा मुश्किल है, वो क्योंकि वो अगेन एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि कितना। डिजिटल एक्सरेज इसीलिए अब आ गए हैं कि उसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोन्स देख लेनी है, हमारे पास बोन्स में कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने हमारा जो है वो कार्डियक साइज़ देखा, उसकी आउटलाइन देखी कि मतलब वेंट्रिकल्स और जो एट्रियल अपेंडेज है वो सही है। उसके बाद हमने डायफ्राम को देखा कि डायफ्राम में सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले गए एफ्यूजेंस की तरफ, जैसे कि इसमें मुझे कहीं पे प्लूरा साइड पे इस तरह का कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद हमने लंग फील्ड्स देखी, फील्ड्स भी मुझे प्रॉपर ठीक नज़र आ रही है। लंग में बस जो राइट लंग है उसमें कुछ डॉटेज और हेजीनेस सी फील हो रही है, मे बी ड्यू टू सम लिम्फ नोड्स,
लंग्स का हो पार्ट कि नहीं कह नहीं सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मैस या वाइट डॉट होता तो हम उसे कोई टीबी में भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लंग्स जो हैं वो उसमें वो चीज़ लाइक सा बन जाता है ना, मैस सा, तो वो हमें देखने को मिलता है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज़।